देखो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बीएनएसएस। ठीक है ना, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम तुमको पुराना सेक्शन बता देंगे। बीएनएसएस का लिख के आ जाओगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चैप्टर 4 से पढ़ना है। और फिर से चूंकि हो सकता है क्वेश्चन आंसर आए तो वहाँ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और व्हाइट पेज नहीं स्टार्ट कर रहे बगल में, क्योंकि हमको नहीं लगता कि इसके लिए व्हाइट पेज स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बगल में पर्याप्त जगह है। ओके, सेक्शन 30 से स्टार्ट होता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता करना। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमने इससे पहले पढ़ा था सेक्शन चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कोर्ट की पावर्स, कोर्ट की पावर पढ़ा था ना। और चैप्टर सेक्शन 20 या 21 से स्टार्ट होता था। एक सेकंड, फिर से कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग रुक गई है तो हाईलाइट करके कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 शक्तियों की बात कर रहा है, पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता कब की जाएगी। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने हाईकोर्ट न्यायालय की शक्तियां देखी है। ठीक है, उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो पुलिस अधीक्षक लेवल का कोई ऑफिसर, सॉरी, भार साधक अधिकारी लेवल से ऊंची पंक्ति का जो भी अधिकारी है, वो जिस एरिया में पोस्टेड है उस एरिया के सभी शक्तियों को यूज कर सकता है। इसके लिए हम पुलिस एक्ट का भी थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें पावर्स दी हुई हैं, अच्छे से हमने देखा था। अब जैसे कि सेक्शन 5, हाँ, पुलिस एक्ट का सेक्शन 5, 7, 12 महानिदेशक और महानिरीक्षक की बात कर रहा है। फिर रेगुलेशन में भी पैरा देख सकते हैं, बहुत सारे पैरा हैं। ठीक है, अलग अलग पैरा में अलग अलग दिया हुआ है। ये बात थी। इसके बाद हम 31 देख रहे थे। 31 कहता है कि अगर 31 कहता है कि जो जनता होगी वो कब मजिस्ट्रेट की या पुलिस की सहायता करेगी। और इसमें कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी है उसकी सहायता करने के लिए आबद्ध है। कौन आबद्ध है? प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति आबद्ध है, जिससे जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है, सही तरीके से मांगता है। ठीक है, उचित तरीके मतलब प्रॉपर तरीके से मांगता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने देखा था अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने गया या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकने के लिए। और ये रहा। ठीक है, सेक्शन 31 कहता है कि पब्लिक जो है अगर उससे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर सही तरीके से सहायता मांगता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है, तो पब्लिक बाउंड है हेल्प करने के लिए। कब? जब पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है, उसको गिरफ्तार करने गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने और रोकने के लिए हमने एग्जाम्पल देखा, एक्स को पकड़ने पुलिस गई है। पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शंका है कहाँ रहता है, तो भाई से पूछ लिए, बताओ, तुम तो इसी मोहल्ले में रहते हो, वो भी इसी मोहल्ले में रहता है, पक्का तुम जानते हो, बताओ कहाँ है घर, चलो दिखाओ। पकड़ने में हेल्प हो रहा है। एक्स ने देखा पुलिस आ रही है, भागना शुरू कर दिया। अब इधर से जेड आ रहा था, ठीक है, जेड से बोला पकड़ो पकड़ो, भाग ना पाए। ठीक है, तो हर प्रकार से आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सेकंड था शांति भंग का निवारण या दमन करने के लिए। ओके, ओके, शांति भंग का निवारण या दमन करने के लिए, इसके देखो, कहीं पर शांति भंग हो रही है, पुलिस आपसे कहेगी, मजिस्ट्रेट आपसे कहेगा ये जगह खाली कर दो। ठीक है, या यहाँ से चले जाओ। ये हमने बीएससी में देखा है, ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में थोड़ा सा। तो ऐसे भी आपको हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, या वो लोग पुलिस कहेगी हमें हेल्प कीजिए, वो लोग यहाँ पे दंगा कर रहे हैं, दंगा मतलब 2 से अधिक लोग आपस में लड़ रहे हैं पब्लिक प्लेस में, अब मैं अकेला हूँ, थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए इनको पकड़ने में, तब तक सहायता आ रही है, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी लोक संपत्ति को क्षति से पहुंचाने का प्रयत्न का निवारण, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कुछ नुकसान हो रहा है, ओके, क्षति हो रही है,
ऐसी क्षति को रोकने के लिए अगर निवारण के लिए पुलिस आपसे हेल्प मांगती है, मजिस्ट्रेट मांगता है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। सेक्शन 32, देखो इसको मैप नहीं बना रहे हैं, जाहिर सी बात है तुम्हारा मोस्ट लाइकली प्री में आएगा या इंटरव्यू में, अगर तुम लोग जुडिशरी पे दोगे तो। नहीं तो वकालत के लिए अच्छा है तुम्हारे, और एलएलबी में हो सकता है क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन आंसर में हम देखेंगे। अगर तुमको एक्स्ट्रा नोट्स बनानी है, जाहिर सी बात है वही वाला तरीका अपना अपने इंडेक्स के साइड में लिख लो, ठीक है, चाहे इंडेक्स का जीरोक्स लगा के, चाहे बुक में कीवर्ड्स, तो रिवीजन के लिए बेस्ट। जब कोई वारंट, सॉरी हेडिंग देखते हैं पहले, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। वेरी गुड। ये थोड़ा सा अगर तुम भूलो ना तो याद रखना, सेक्शन 32 कहता है कि अन्य व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, क्या नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं है, वारंट का निष्पादन करने आया है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिससे वह वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। याद रखना, पुलिस ऑफिसर नहीं है, कौन है, अदर व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है, ठीक है। क्या कर रहा था, वारंट का निष्पादन कर रहा है, तब पब्लिक चाहे तो उसकी सहायता कर सकती है। कब करेगी, जब वो ऐसे वारंट का निष्पादन कर रहा है, ठीक है, ओके। 33, प्रत्येक कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना, ये निम्न अपराध हो रहे हैं, आपको देना पड़ेगा जाके, ठीक है, ओके। प्रत्येक व्यक्ति जो बीएनएस 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, बीएनएस के अंतर्गत निम्न अपराध हो रहे हैं, ओके। कोई व्यक्ति है जिसको पता है कि ऐसा अपराध किया गया है, या उसको पता है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने वाला है, आशय, इंटेंशन, ठीक है। एक्स को पता है कि किसी का मर्डर हुआ है, या किसी एक्स को पता है कि जो है वाई किसी का मर्डर करने जा रहा है, मतलब उसको किसी आशय के बारे में पता है, ठीक है। तो वहां देगा वो पुलिस को जानकारी, निम्न अपराध होने चाहिए। देखो इसको जाके बीएनएस से लिख लेना, अगर तुम लोग एलएलबी के लिए कर रहे हो छोड़ देना, ठीक है, लिख लोगे तो अच्छा ही है, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे कि यहाँ दोनों सही थी लिखा है, मतलब कोई ये कोई दो, ठीक है। अब जैसे कि 274 से 280 लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे 274 में क्या है, देखो अपशिष्ट भोजन, सॉरी अपशिष्ट भोजन नहीं है, ठीक है। 274 है भोजन में मिलावट करना, ऐसा भोजन जिसको बेचा जाता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ जैसे कि दाल चावल इत्यादि है, जिसको आप जानते हो कि इसको बेचा जाएगा, उसमें आपने क्या कर दी, मिलावट कर दी। 275 ऐसी मिलावट वाले सामग्री को आपने बेच दिया, ठीक, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। 276 आपने क्या किया, दवाइयों में मिलावट की। 278 77 ऐसी मिलावट वाली दवाइयों को बेच दिया। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 273, ठीक है, एक सेकंड उससे ऊपर नीचे होगा, ठीक है, अगर गलत होगा तो। दवाइयों को बेच दिया। फिर 278 कह रहा है फेक नाम वाली दवाइयां बनाना, प्रोडक्ट कुछ और है, नाम कुछ और आप लगा दे रहे हो, ठीक है, तो ये तीनों दवा संबंधित हो गई। फिर 279 और 280 वातावरण को प्रदूषित करना और जल को प्रदूषित करना, ओके। तो ये सारी दवाइयों के बारे में किसी ना किसी को हो सकता है ज्ञान हो। बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक्स को पता है कि वाई की जो दुकान है जो अनाज बेचती है इसमें ये बहुत मिलावट करता है, या जो दवाइयों की दुकान है दवाई पे नकली दवाई बेच रहा है, पुलिस को जानकारी दोगे आप अगर आपको जानकारी है तो, ठीक है।
उचित प्रतिहेतु के अभाव, एक सेकेंड, तो जानकारी देगा। मान लो अगर वो जानकारी नहीं देता तब क्या होगा? उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा। ऐसा किए जाने से या आशय की संसूचना तुरंत निकटतम किसको देगा? मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को देगा। आप जनता हो, सेक्शन 33 वाली, ठीक, आपको पता है कि ऊपर जो हमने अपराध देखा उसमें से कोई अपराध हो चुका है या कोई करने जा रहा है, ठीक है, मर्डर हो चुका है, कोई करने जा रहा है, नकली दवाइयां बिक रही है, कोई करने जा रहा है, ठीक है, ओके, बाकी जितनी भी धाराएं हैं, ठीक है। सो इन केस आप क्या करोगे? निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को दोगे, ठीक है। अगर आपने सूचना नहीं दी तो आपके पास ऐसा न करने का उचित प्रतिहेतु होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप दंडित होगे। चलो, इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य है जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध होता। 33(2) कह रहा है कि अगर भारत के बाहर भी कोई ऐसा अपराध हो रहा था जिसकी जानकारी आपको हो सकती थी, अगर वो भारत में होता तो BSA में अपराध होता या अन्य किसी लॉ में अपराध होता, उसकी भी आप क्या करोगे? सूचना दोगे अगर आप भारत में आए हो तो, ठीक है। सेक्शन 34, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य, ओके। किसी ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी, ग्राम का मामला है, उसमें जो भी अधिकारी नियोजित है और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, अभी तक हमने क्या देखा था? पुलिस ऑफिसर देखा था, अब भार साधक अधिकारी पर कुछ आ रहा है पावर, ठीक है। जो भी दोनों में से निकटतम हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में तत्काल संसूचित करेगा। गांव से संबंधित मामलों के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है कि गांव में कुछ बात होगी तो आप बताइएगा, ठीक है। मान लो ऐसा ऑफिसर नहीं है या है फिर भी उसी ग्राम में कोई निवास करता है और नीचे जो चीजें हम देखे हैं उनमें से कोई अपराध, कोई कार्य वहां पर हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो निवास कर रहा है या ऑफिसर निकटतम दोनों में से जो निकट होगा, चाहे मजिस्ट्रेट और चाहे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, उसको तुरंत सूचना देगा। कौन कौन से अपराध हो सकते हैं? ऐसे ग्राम में या ग्राम के पास, ग्राम के अंदर हो सकता है या ग्राम के अगल बगल, जो चुराई, हाँ ठीक है, ऐसे ग्राम में या ग्राम के अगल बगल, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास, ये हो गया गांव में या गांव के अगल बगल, हो सकता है दूसरे गांव में, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति निवास करता है जो कुख्यात है कि ये चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है, बेचता है इत्यादि, चाहे वो परमानेंट रह रहा हो स्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से, ठीक। किसी व्यक्ति का जिसका वह लुटेरा, निकल भागा, सिद्ध दोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका लुटेरा होना या निकल भागा सिद्ध दोष मतलब कि निकल भागा अपराधी, ठीक है, या उद्घोषित अपराधी है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है, या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि लुटेरा हो सकता है, अपराधी हो सकता है, निकल भाग गया है, या ये उद्घोषित अपराधी है, या जिसके बारे में सिर्फ आपको आशंका है ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। आप क्या करोगे? ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना, देखो पहले वाले में हमने देखा कि स्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर रहा था, इसमें ये जो लुटेरा है, निकल भागा व्यक्ति है या उद्घोषित व्यक्ति है, इसमें निवास की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है कि ऐसे ग्राम में, ऐसे गांव से ऐसा व्यक्ति क्या हो रहा है? आता जाता रहता है, ठीक है, ऐसा अपराधी जिसको पुलिस ढूंढ रही है वो फला गांव में आता जाता रहता है, ठीक है, हमारे गांव में आता जाता रहता है, या
हमने देखा था कि वो सुबह 4 बजे इसी गांव से होकर निकला था। इसकी सूचना हम तुरंत अपने निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को देंगे, सॉरी भार साधक पुलिस को देंगे, ठीक है। ऐसे ग्राम में इसके निकट कोई अजमानती अपराध या बीएनएस की धारा 189 या धारा 191 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने के आशय। ऐसे ग्राम के निवासी ग्राम अधिकारी को पता है कि हमारे ग्राम में या इसके अगल बगल कोई अजमानती अपराध हुआ है या किसी का आशय है ऐसा अपराध करने का। कोई अपराध जो सेक्शन 189 या 191 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हुआ है या कोई व्यक्ति करने जा रहा है, इसकी जानकारी देंगे। ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है, विलेज में या इसके अगल बगल क्या हो गई है, अचानक से डेथ हो गई है। कैसी डेथ है ये, अचानक, आकस्मिक है और अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब समझ रहे हो, कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, ऐसे ही मरा, वो अचानक मर गया बिना ना कोई बीमार था ना कुछ था। जैसे मोस्टली हम देखते हैं किसके लिए, दहेज हत्या के लिए, ठीक है। या संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थिति में जिसमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई पाया जाना, या ऐसे ग्राम में किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है, गायब हो जाना। अब देखो क्या बोल रहा है, ग्राम का निवासी या वहां के ऑफिसर को पता चलता है, ग्राम ऑफिसर को, ठीक है। विलेज में उसकी इसीलिए नियुक्ति हुई थी कि गांव में एक डेथ हो गई है जो कि आकस्मिक है, सडन हो गई है और अननेचुरल तरीके से हुई है, ठीक है। यह क्या है, संदेहजनक है। कैसी डेथ है, संदेहजनक है, ठीक है। लोगों में चर्चा है उसको, यार कुछ गड़बड़ था, जानते हो ऐसे नहीं मारा, कुछ तो गड़बड़ था, ठीक है। तो थोड़ी सी शंका हो रही है, ठीक है। या ऐसे गांव में या इसके अगल बगल कोई डेड बॉडी मिली है, ठीक है, या बॉडी का कोई हिस्सा मिला हो सकता है, हाथ मिला है, पार्ट मिला है, ठीक है, कोई अंग मिला है, जिसको देख के लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, ठीक है, वो उचित रूप से उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य किया गया होगा तभी हुई है, ठीक है। जाहिर सी बात है, डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी दो तरीके से मिल सकती है, हो सकता है तुमको देख के लगे, पता चल जाए भैया एक्सीडेंट हुआ तो मर गया है, ठीक, देख के लगे कि भैया क्या कहते हैं इसको, तो मार के फेंका गया है, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति गांव से अचानक गायब हो गया है, ठीक है, और इस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी आशंका है कि इसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तभी ये गायब हुआ है। और कैसा अपराध, अजमानती। एक व्यक्ति गायब है, हमें लगता है कि इसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को सूचना देने का फायदा क्या है, जांच होगी। हो सकता है उस व्यक्ति को मार के कहीं फेंकाया गया हो और बोला गया हो गांव से भाग गया। लड़कियों के मामले में बहुत इजी है ये, मार के फेंक देते हैं और बोलते हैं भाग गई, पता नहीं किसके साथ, है ना। किडनैपिंग हो गई लड़की की, पुलिस स्टेशन वगैरह में भी जाओ, भाग गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी, आ जाएगी, ओके। और इसी बेस पे तुम देखोगे, अगर तुम केस देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट से इतनी लड़कियों की स्मगलिंग होती है, वेस्ट इंडिया में, हरियाणा में इतने सारे केसेस हैं सिर्फ किडनैपिंग कर करके, ठीक है। ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो, गांव है, गांव कहाँ का है, इंडिया का है, लेकिन जो अपराध हो रहा है वो इंडिया नहीं हो रहा है, गांव के बगल भारत से बाहर हो रहा है। अच्छा एग्जांपल ले, नेपाल ले लो, नेपाल में हो रहा है, ये सारे धाराओं के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध हो रहे हैं। आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन पुलिस को दोगे, ठीक है। व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार को पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे।
ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग का पुलिस एक्ट में भी क्वेश्चन आएगा ना, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट ये मिला के आएगा एलएलबी तुम्हारे थर्ड में, ठीक है। बीएनएस का भी लिख दोगे, बीएनएस सेक्शन, नो प्रॉब्लम, सेम फैक्ट है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ओके। ओके, अब बोल रहा है कि डीएम साहब हैं, जिला मजिस्ट्रेट, इनको राज्य सरकार ने, ठीक है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा क्या किया गया है, क्या किया है, निर्देश दिया है, ठीक है, कि आप कुछ विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। कैसे विषय हैं? तो राज्य में सॉरी, कौन सी सरकार है? राज्य सरकार, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, जब हम पुलिस एक्ट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर जो साधारण पुलिस जिला होता है जहां पर पुलिस एक्ट लागू होता है, उनके वेतन, उनके कार्य इत्यादि के लिए जो कानून होता है वो राज्य बनाती है, ठीक है, ओके। हाँ, कहाँ गया? जानकारी इकट्ठा कीजिए, कौन कौन से, कि राज्य में व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना हो जाए। किसी अपराध के निवारण के लिए आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, ठीक है, कि किसी एरिया में कोई अपराध हुआ है या अपराध हो सकता है उसके निवारण के लिए, ठीक है, या किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ आदेश दिया है, ठीक है, कि आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, ओके। नाउ ये देखो, सबसेक्शन 2 धारा में ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियां भी हैं, ठीक है, बहुत इजी सी बात है। गांव के अंतर्गत वो जमीन भी आएगी, सिर्फ गांव में जो लोग रहते हैं वो वाला गांव नहीं है, उसके अगल बगल बहुत सारे खेत वगैरह भी होते हैं ना, तो वो भी ग्राम में आएगा, ठीक है। उद्घोषित अपराधी कौन है? 2 सेकेंड में है, इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो तो आगे काम आएगा, ठीक है, यहाँ पढ़ लेना और आगे हम लोग देखेंगे इसको सेक्शन 84 के साथ, ठीक है, आई थिंक 84 है, ओके। उद्घोषित अपराधी की परिभाषा, ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार है, विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार है किया जाता तो न्याय संहिता 2023 के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय होता। देखो इनडायरेक्टली बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है और डायरेक्टली भी बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है बता रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जगह, ठीक है, क्योंकि इसकी परिभाषा तुम्हें काम आएगी, तो सबसेक्शन 2 का सेकेंड, ठीक है। ये बोल रहा है उद्घोषित अपराधी वह व्यक्ति है जहां भारत राज्य क्षेत्र में अगर बीएनएसएस लागू नहीं भी हो रहा है, तब जहां लागू हो रहा है वहां तो ठीक है, वहां तो हम करेंगे, जहां लागू नहीं हो रहा, कहाँ लागू नहीं हो रहा, 9, 11, 12 है ना चैप्टर में, हाँ, नागालैंड राज्य में और उसके कुछ और कुछ जो है 6th शेड्यूल के एसटी एरिया में, असम के, ठीक है, वहां नहीं लागू होता, वहां का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, वहीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एसटी एरिया में कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, कोई ऐसा कार्य करता है, अगर वो बीएनएस के अंतर्गत वो कार्य किया होता, बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता, तो उससे 10 साल प्लस या लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ की पेनल्टी मिलती, ठीक है, अगर उसने ये कार्य वहां किया होता जहां बीएनएसएस लागू है। ये भी भारत राज्य क्षेत्र है, ये भी भारत राज्य क्षेत्र है, कुछ एरिया में बीएनएसएस अब भी लागू नहीं है, हमने पुरानी क्लास में देखा है, कुछ एरिया में बाकी समय तो लागू है ना। तो जहां पर लागू नहीं है वहां पर भी अगर उसको उद्घोषित अपराधी उद्घोषित किया गया है कि ये फला व्यक्ति कौन सा है, क्या है, अपराधी हो गया है, तो उसको उद्घोषित अपराधी कहेंगे, ठीक। ग्राम के मामले में संबंधित नियोजित अधिकारी शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मुखिया और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ऑफिसर हमने पढ़ा ऊपर अन्य जनता के अलावा, इसमें कौन कौन आएगा, तो देखा गांवों में ग्राम पंचायत होती है, इसका हर सदस्य ग्राम अधिकारी में आएगा, भैया कुछ हुआ है, आप पंचायत के सदस्य हो, आपको तो पता होगा, है ना,
या आप ग्राम के मुखिया हो, है ना, हो कि नहीं, तो आपको भी पता होना चाहिए, आप बताओगे पुलिस को। और अन्य ऐसा ऑफिसर जिसको ऐसे किसी काम के लिए नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सेक्शन 34 का थर्ड नंबर, ठीक है, सॉरी सेक्शन 34 सेकेंड का थर्ड नंबर। नाउ अब हम पढ़ेंगे गिरफ्तारी। ओके, सेक्शन चैप्टर 5, व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये देखेंगे। सेक्शन 35, सेक्शन 35(1) कह रहा है, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। कौन है, पुलिस ऑफिसर है। मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना, दो चीज है देखो, आदेश के बिना और वारंट के बिना, ऑर्डर एंड वारंट, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है जब पुलिस अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहा है। कौन से व्यक्तियों को, पहला, जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है, क्या है, पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उसके समक्ष संज्ञेय अपराध कर दे रहा है, ठीक है। दूसरा, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, यह उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की होगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो, जुर्माने के बिना हो, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, लेकिन यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात पुलिस ऑफिसर के पास परिवाद आया है, ठीक है, परिवाद जो कि पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, या पुलिस ऑफिसर को ऐसी विश्वसनीय सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति है, बिग चीज और इसमें, या पुलिस ऑफिसर को उचित संदेह है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो उसने कोई ऐसा अपराध किया है, ठीक है, जो 7 ईयर तक है, देखो तक लिखा है, मतलब मैक्सिमम 7 ईयर तक दंडनीय होगा, ठीक है, मैक्सिमम 7 वर्ष तक दंडनीय होगा, चाहे उसमें फाइन हो या फाइन के बिना हो, ठीक है, ओके। नौ संज्ञेय अपराध क्या है, तो इसको हमने परिभाषा में देखा था। संज्ञेय अपराध क्या होता है, फिर से हम बता दे रहे हैं, एक बार देखना। संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, जब किसी ने व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जो सीरियस प्रकृति का है, तो वहां वारंट लेने नहीं जाते, ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक। चलो, लेकिन ये 7 साल वाला रूल कब फॉलो होगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना, संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया होगा। जो ऊपर हमें सूचना मिली है, परिवाद हुआ है, संदेह हमें है, ठीक है, उस पर विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है। ये क्यों लिखा गया है, ताकि पुलिस ऑफिसर अगर किसी को गिरफ्तार कर ले रहा है, सर हमको तो परिवाद मिला था कि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जो 7 साल तक दंडनीय हो सकता है, मतलब चोरी से भी बढ़कर होगा, हो सकता है लूट वगैरह किया हो, लेकिन किस आधार पर, बस सामने वाले ने कह दिया आपने विश्वास कर लिया, नहीं,
आपके पास कुछ आधार, विश्वास होने का कुछ कारण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित चीजें भी आवश्यक है। आपने क्यों किया गिरफ्तारी? पहला तो आपके पास विश्वास होने का कारण होना चाहिए। दूसरा अपराध, अगर वह व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा आपको युक्तियुक्त विश्वास है किसने ऐसा कोई अपराध किया होगा तो किसी अन्य अपराध को रोकने के लिए फिर दोबारा भी कर सकता है ना। दूसरा हम इसको अभी गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करने के बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे, ठीक है। तीसरा, यदि ऐसे अपराध के साथ यदि ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने के लिए, फिर पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि जिसके विरुद्ध में परिवाद मिला था वारंट के बिना इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि ऐसा व्यक्ति जो है जो साक्ष्य हैं इसके खिलाफ यूज हो सकते हैं उनको गायब ना करे। अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो नहीं करेगा, या उनसे छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। डी कहता है उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उसका वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए। डी कह रहा है हमने इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये जो है दूसरे व्यक्ति को हमने क्या किया, कल्प्रिट अभियुक्त को, एक्यूज्ड को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति, मान लो कोई एक्स है जो इस क्राइम के बारे में साक्ष्य देने आएगा, जिसको क्राइम के बारे में, तथ्यों के बारे में पता है, उसको धमकाए ना कि तुम पुलिस के सामने क्या कहते हैं साक्ष्य मत देना नहीं तो तुमको मैं काट डालूंगा, ठीक है। प्रेरित करना या वादा करना कि तुम पुलिस के सामने साक्ष्य मत देना, मैं तुमको कुछ पैसा वगैरह दूंगा वगैरह, मतलब साक्ष्य बिगाड़ने की कोशिश, ठीक है। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित है सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये हमने इसको इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अगर हम इसको गिरफ्तार नहीं करते देन ये जो व्यक्ति है ये हमारे हाथ नहीं आता, बाद में हमको इसको ढूंढना पड़ता और हम टाइम पर इसको कोर्ट के सामने जब भी सुनवाई होती या जब भी प्रॉपर तरीके से पेश करना है हम उपस्थित नहीं कर पाते, तो हमने गिरफ्तार कर लिया, सीधी सी बात है। और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को भी लिखेगा। आपने सिर्फ ऐसे गिरफ्तारी नहीं कर लिया, आपको कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखबद्ध करेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है उसका गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं था, ठीक है, बट ऊपर जो कारण है उनमें से किसी आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि साक्ष्य बिगाड़ने से रोकने के लिए, उसको उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इत्यादि, लेकिन आपने गिरफ्तार नहीं किया उसका भी कारण आप लिखोगे। आपने गिरफ्तार किया उसका भी कारण लिखोगे, नहीं किया उसका भी कारण लिखोगे। सी, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माने के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि सेक्शन 26 आई थिंक था आईपीसी में जहां पर इसको परिभाषित किया गया था, ठीक है। अभी शायद 29 हो गया टू 29 देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। देखो पहला वाला ए और बी थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा, सी इज इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भी याद करेंगे तभी हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ऊपर वाले में हमको कारण चाहिए कि 7 साल या उससे कम का अपराध, दंडनीय अपराध किया था, क्यों गिरफ्तार किया, क्या कारण था, ठीक है। यहाँ पे आपको कारण नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति है आपको विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, ओके, और उस सूचना के आधार पर आपके पास विश्वसनीय आधार उपलब्ध है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए, आप गिरफ्तारी करोगे इस सूचना के आधार पर कि कोई व्यक्ति है जिसने 7 साल से अधिक या चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, यहाँ पे हम जुर्माना नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम दंड देखेंगे, दूसरा वाला, या
दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। ठीक है, ओके। डी, जो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के जिसको अपराधी उद्घोषित किया गया है, उद्घोषित अपराधी घोषित है वो, उसको आप गिरफ्तार कर लोगे। जिसके कब्जे में ऐसी चीज पाई जाती है जो चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह है। कोई व्यक्ति के कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिसको आप देखकर समझ सकते हो किसने या तो चुराई है या आपके पास ऐसे संदेह का उचित कारण है, आप उसको तुरंत गिरफ्तार कर लोगे। ठीक है। एफ, एफ कहता है जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। ठीक है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, निकलने का प्रयत्न कर रहा है। पुलिस के कार्य में आप बाधा डाल रहे हो, पुलिस ने आपको पकड़ा हुआ है, आप निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हो अभिरक्षा से, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी को अभित्याजक होने का उचित संदेह है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का समय है, सेना में था, अभित्यजन कर दिया है, गिरफ्तार कर लो आप। जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के किए जाने से जो यदि भारत में किया जाता अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या इस अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। ठीक है। भारत से बाहर कोई अपराध किया था, ठीक है, अगर वो भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता। तो भारत के अधीन किसी विधि के अधीन उसको गिरफ्तार किया जा सकता था या प्रत्यर्पण संधि के अधीन उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। जो छोड़ा गया सिद्ध दोष धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। ठीक है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्ण पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। एक्स ऑफिसर है, ठीक है, वाई दूसरे पुलिस ऑफिसर से उसके पास एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि सर ये एक एम व्यक्ति है आपके इलाके में रहता है, इसको गिरफ्तार कर लीजिए। एक्स गिरफ्तार कर लेगा? नहीं, पहले वो चेक करेगा, ठीक है, क्या गिरफ्तारी का आधार है, कारण क्या है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने अधिपेक्षा की हुई है, रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, क्या उसको वारंट के बिना गिरफ्तारी का अधिकार था जो हमसे बोल रहा है कि आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर लीजिए इत्यादि। ठीक है, क्या ऐसी गिरफ्तारी विधिपूर्ण होगी? 9 सेकंड नंबर, धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है, असंज्ञेय अपराध जिसमें बिना वारंट के नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, परिवाद किया है जो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देखा सेक्शन 35, ठीक है, 35(1) में हमने देखा 35(1) में, और उसके बाद 35(1) के ABCD में 35(2) कहता है कि अगर असंज्ञेय अपराध है या परिवाद पर आधारित सूचना आपको प्राप्त हुई है, ठीक है, असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, असंज्ञेय अपराध है, ठीक, या परिवाद पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा चुका है, आपको गिरफ्तारी करनी है जब तक कि मजिस्ट्रेट आपको वारंट न दे
या आपको ऑर्डर की हुई है। ठीक है, देख लेते हैं फिर से 35(2) से। 35(2) कहता है कि अगर कोई मामला असंज्ञेय मामला है या परिवाद पे आधारित मामला है, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के या ऑर्डर के पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी नहीं करेगा। ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओके। थर्ड, पुलिस ऑफिसर ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उस संजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। 35(3) कह रहा है कि 35(1) में जो हमने आधार देखा कि आप कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ न्यायालय के सामने किसी व्यक्ति को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हमने गिरफ्तारी कर ली, क्योंकि हमको शंका थी कि इसने कुछ अपराध किया है जो 7 वर्ष से कम से दंडनीय, बट इसने अपराध किया है। हमको ऐसी सूचना मिली थी और युक्तियुक्त आधार है हमको विश्वास का। ठीक, बट अपेक्षित नहीं थी तो आपने गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, आप गिरफ्तार कर सकते थे, मैंडेट नहीं था, आपने नहीं किया। उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, ठीक है, बट उस व्यक्ति के बारे में परिवाद तो हुआ है। ठीक है, ओके, या आपको विश्वसनीय सूचना भी मिली है या आपको संदेह है। ठीक है, तीनों चीजें जो ऊपर हमने देखी थी। ओके, आपने गिरफ्तारी नहीं की, परिवाद हुआ था, सूचना मिली थी विश्वसनीय, या आपके पास उचित संदेह विद्यमान था कि ठीक है, कि इसने संज्ञेय अपराध किया है, बट आपने तब गिरफ्तारी नहीं की, जाने दिया। वह पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को कहेगा कि फला स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर, इसी स्थान पर जो पुलिस ऑफिसर कहेगा, या किस लिए, या उसके समक्ष किसी स्थान पर पेश होने के लिए कि आप जाओ फला वकील, सॉरी, फला ऑफिसर के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश होना है। ठीक है, या मेरे सामने ही पेश होना है, फला तारीख को पेश होना है, इसके लिए क्या करेगा, सूचना जारी कर सकता है। ठीक है, निर्देश देते हुए सूचना जारी कर सकता है। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उस सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। आपके ऊपर संज्ञेय अपराध की शंका है, परिवाद है, इत्यादि है, संदेह है प्रॉपर कि आपने संज्ञेय अपराध किया है, आपके ऊपर परिवाद हुआ है, इत्यादि जो भी हुआ है, बट आपको पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार नहीं किया, छोड़ दिया, आपको एक सूचना जारी कर दी, आपके लिए निर्देश दे दिया कि फला स्थान पर फला टाइम में मेरे सम्मुख या फला ऑफिसर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश होना है। ओके, छोड़ दिया, आपको नहीं गिरफ्तार किया। 35(1) की सारी शर्तें जहां लागू थी, आपको गिरफ्तार कर सकता था, नहीं किया। 35(4) बोल रहा है आप उसको फॉलो करोगे फिर। ठीक है, और जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है या करता रहता है, वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए गए कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पुलिस ऑफिसर ने एक बार उसको जाने दिया निर्देश देके कि जब भी बुलाऊंगा मेरे समक्ष आना, या जज के समक्ष आना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष आना है, या बड़े ऑफिसर के समक्ष आना है। वो बेचारा बेचारा मतलब वो व्यक्ति 35(4) में उसको फॉलो कर रहा है। 35 कहती है अब आप उसको डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप उसको गिरफ्तार करते हो जो उस निर्देश का अनुपालन कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, ठीक है, तो उस गिरफ्तारी के कारण को आपको लिखना होगा। ठीक है, चलो, वो फॉलो कर रहा था 35(4) का रूल। 35(3) में जिस निर्देश पर उसको छोड़ा गया था, ठीक है, 35(4) के अंदर वो प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ फॉलो कर रहा है, ये देखो
उसकी ड्यूटी है उसको फॉलो करे। और जब वो फॉलो कर रहा है 35(5) कहता है ना, आप डायरेक्टली पुलिस वाले अब आप इसको गिरफ्तार नहीं करोगे, कारण लिखो क्यों गिरफ्तार किया। 35(6) कहता है, ठीक है, बहुत अच्छा व्यक्ति था, 35(4) के अनुसार फॉलो कर रहा था। 6 कहता है असफल रहा, नहीं फॉलो किया, पुलिस ने डेट दी मंडे को सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में आके हमको मिलो, वो नहीं गया, ठीक है, या वो अनिच्छुक है जाने के लिए, मुझे नहीं आना, ठीक है। वहां पुलिस ऑफिसर ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, यहाँ रखना ध्यान कि अगर नोट्स बना रहे हो तो ये लिख लेना, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं, सक्षम न्यायालय द्वारा सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने देखा था कि बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के नहीं गिरफ्तार करेगा, ठीक है, या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं गिरफ्तार करेगा। 35(6) सक्षम कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही, कोर्ट की बात हो रही है, इसके सिर्फ ऑर्डर पर, सिर्फ ऑर्डर पर उस व्यक्ति को गिरफ्तारी कर सकता है अगर वह व्यक्ति उन निर्देशों का फॉलो नहीं करता है जो उसको 35(3) के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर ने दी थी। कौन से निर्देश? जो 35(1) के अंतर्गत उसको गिरफ्तार करने का उसको अधिकार था, उसने कहा जाने दो, नहीं करते, संदेह जाने दो, ओके, कोई बात नहीं, जाने दो, आप कर लेंगे अगर आप फॉलो नहीं करते। 7 कहता है कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है या ऐसे अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस एक्ट वाला आंसर लिखो तो वहां लिखना है, ठीक है। 35(7) कहता है कोई व्यक्ति है 35(1) के अंतर्गत आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे थे, ओके, 35(1) के अंतर्गत आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे थे, ठीक है। अपराध का मामला उसके ऊपर कैसा है? 3 वर्ष से कम का, 3 वर्ष से कम है, 3 ईयर के ऊपर मैंने माइनस लगाया है, मतलब 3 साल से चाहे भी कम हो, ठीक है। 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, ठीक है, या वह व्यक्ति हो सकता है 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया हो बट किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, गंभीर बीमारी से, हो सकता है उसके पास जीने के लिए 3 साल ना बचे हों ऐसी कोई मतलब डेंजरस बीमारी हो, है ना। मैं तो हंसूंगी, मेरे तो 50 तो डिवाइड है ना। चलो, या 60 वर्ष से अधिक की उम्र का हो, 60+ एज हो, ओके। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हो, प्रॉपर हेल्दी व्यक्ति है लेकिन उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो 3 साल से कम से दंडनीय कारावास का आरोप लगा है, ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 साल से अधिक की एज का है, आपको पुलिस उप महानिरीक्षक की अनुमति चाहिए गिरफ्तारी से पहले। याद रखना, ठीक है। आओ चलें तुमको संविधान पढ़ाएं, आर्टिकल 20, इसके साथ तुम जोड़ सकते हो, जोड़ लेना, ठीक है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार व्यक्ति, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, ठीक है। चलो, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी करते समय, अरेस्ट करते समय अपने नाम का सही दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे कि उसकी आसानी से पहचान हो सके। 36(1) कहता है आइडेंटिटी प्रॉपरली धारण करो, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? हमने देखा है हमने देखा है भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34, 35 से लेकर 44 तक, ठीक,
नाउ सेक्शन 37 अपवाद बताता है कि कब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक। और पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध भी प्राप्त नहीं है, इसमें हमने देखा है। फिर उसमें हम आगे देखते हैं पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध तब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है अगर आप उसको पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? प्रॉपर पुलिस के ड्रेस में है या आप उसको पहले से जानते थे कि भैया ये पुलिस में है, ठीक है। और उसी कार्य का देखो एज ए ऑफिसर, एज ए पुलिस ही वो काम करने आया है, ठीक है, गुंडागर्दी करने आया तो नहीं। या उसने अपनी आइडेंटिटी लगा रखी है। एक व्यक्ति आपको आकर आपको गिरफ्तार कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है कि कहीं मुझे किडनैपिंग नहीं कर रहा हो, लेकिन उसने प्रॉपर आइडेंटिटी लगा रखी है, देख के लग रहा है हाँ भैया ये पुलिस वाला है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा उसके विरुद्ध। लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप क्या करो, पहचान हो सके ऐसा सही दृश्यमान जिसको सामने से दिखे और स्पष्ट पहचान धारण करो, ठीक। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करो। ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लोगे, बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहे हो, फिर भी कुछ अधिकार तो होंगे सामने वाले व्यक्ति को ना, हाथ पकड़ के चल दोगे। मूवी चल रही है हीरो हीरोइन की, आओ हाथ पकड़ो चल दो, नहीं, ठीक है। एक ज्ञापन तैयार करोगे, कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब देखो चाहे वारंट वाला हो चाहे जो हो, ठीक है, आप गिरफ्तार कर रहे हो, पहले तो आप आइडेंटिटी धारण करो, ठीक है, सेक्शन 36(1) कहता है ए। दूसरे का 36(2) का फर्स्ट कहता है आप उसको जो है ज्ञापन तैयार करो। ज्ञापन मतलब एक कागज तैयार करो, उसमें जो है कि मैं फला व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा हूँ और एक व्यक्ति का साइन कराओगे। साइन से क्या होगा, अनुप्रमाणन होगा। यह एक व्यक्ति कौन होगा, उसके परिवार का, कुटुंब का सदस्य होगा। व्यक्ति लिखा है मेल फीमेल, माता पिता भाई बहन कोई हो सकता है, और या उस एरिया का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। मान लो कि घर का व्यक्ति नहीं मिल रहा तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जिस एरिया में आप गिरफ्तार कर रहे हो वो भाग के गया है किसी दूसरे जिले में, वहां आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। कैसे कर लोगे, मेरे घर का कोई है ही नहीं, बिना ज्ञापन तैयार किए। तो भैया उस जिस एरिया में आप हो ना, उस एरिया का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, हम उसकी साइन करा लेंगे, ठीक है। ये समन मामले, सॉरी, असंगी मामले पे होगा क्योंकि संगी मामले पे प्रॉपर वारंट निकला है, ठीक है। चलो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना। दोनों ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति क्या करेगा, एज ए साक्षी साइन करेगा कि हाँ मेरे सम्मुख इनकी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है 36(2) का सेकंड कह रहा है कि जिसकी गिरफ्तारी हो रही है, जिस व्यक्ति की, वो प्रति हस्ताक्षरित करेगा। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है वो भी साइन करेगा, ठीक है। पहले साक्षी मतलब जिसके समूह गिरफ्तारी हो गई, फैमिली या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो साइन कर दे, फिर आप भी साइन करोगे, ठीक। जब तक उसके कुटुंब के सभी जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित ना कर दिया गया हो। अगर उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित ना कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उससे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है याद। 36 फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है कि आप गिरफ्तारी करने गए, प्रॉपर अपनी आइडेंटिटी के साथ जाओ, ठीक है। सामने वाला आपको देखकर आपको किडनैपर ना समझ ले कि मुझे किडनैप करने आए, ठीक है। एक मूवी आई थी बहुत बड़ा, अच्छा वो था, रनर था इंडिया का, बाद में लुटेरा हो गया था। एंड वो नकली पुलिस की वर्दी पहन के गैंग बनाता और जाके लोगों को गिरफ्तार कर लेता है ना, किडनैप कर लेता था इनडायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ज्ञापन बनाओगे। ज्ञापन में उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार कर रहे हो उसके फैमिली के व्यक्ति का, ध्यान देना, फैमिली के व्यक्ति का साइन चाहिए,
फैमिली नहीं है तो जहां पर गिरफ्तारी हो रही है उस एरिया का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है। और ये दूसरा बोल रहा है कि उस व्यक्ति की फिर साइन उसके बाद लगेगी, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। सी बोल रहा है रुक जाओ, इतने भी क्या जल्दी है, रुक जाओ, बात सुनो, अभी ज्ञापन पूरा कर प्रॉपर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति ने साइन किया हो तो जरूरी नहीं हो प्रतिष्ठित व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको प्रॉपरली जानता हो, है ना, या उसकी फैमिली को जानता हो। तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करो कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको ये बताओ कि भैया अपने किसी भी नातेदार, रिलेटिव, नॉट सिर्फ फैमिली, रिलेटिव या किसी फ्रेंड का, ठीक है, जिसको भी तुम चाहो, तुम्हें सूचना देने का अधिकार है, तुम सूचना दो। और ये बात बताएगा पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तारी कर रहा है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, अगर सिग्नेचर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया गया है, ठीक है। 36 के बाद आएगा 37, पदाभिहित पुलिस ऑफिसर। इंपॉर्टेंट है ये ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे पहले अलग अलग सब सेक्शन में करके ये था सीआरपीसी में, ठीक। एक क्वेश्चन आता है अगर तुम लोग लॉस में जाओगे और एलएलबी के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। नौ 37 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ध्यान देना, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर जो कि हेड होगा, ठीक है, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। और इसको तुम लोग अगर किसी पेपर के लिए याद रखो तो सबसेक्शन बहुत अच्छे से याद करना, 37 का ए है, ठीक है। कौन करेगा? स्टेट। अब देखो, प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। ओके, देखो ये पुलिस एक्ट के, सॉरी, पुलिस रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अपराध की प्रकृति, जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड है भी है प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है प्रत्येक जिला, दूसरा बोल रहा है, ठीक है, बी 37 का भी बोल रहा है कि हर जिले में और हर पुलिस स्टेशन पर एक ऑफिसर होगा, एक पुलिस ऑफिसर होगा जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं होगा, ठीक है। ओके, आई थिंक ये होगा एक सेकेंड, अगर मेरा मतलब अनुमान गलत नहीं है तो ये एडिशनल पुलिस और उप निरीक्षक मतलब जनरल एडी, सॉरी, एजी, एडिशनल एआईजी होगा क्या? आईजी तो नहीं, पुलिस पे जीपी एडीजी ऐसे कुछ तो होगा, ठीक है। ओके, हाँ एडीजी होगा, डिप्टी लेकर आया, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। उस रिपोर्ट में, देखो उसमें रिपोर्ट नहीं लिखा है लेकिन रिपोर्ट बनाएगा तभी तो उसको पता चलेगा उस थाना में, उस जिले में जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनके बारे में जानकारी, कौन सा उन्होंने अपराध किया है, जिसके जिसके जिसका उनके ऊपर आरोप है, इन सब का एक क्या बनाएगा? लिस्ट बनाएगा। देखो उसमें नहीं लिखा है लेकिन इसमें लिखा है कि जानकारी रखेगा। तो जानकारी कैसे रखेगा? एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक। रिपोर्ट बना के क्या करेगा? ये जो पुलिस ऑफिसर को अलग से तैनात किया गया है यहाँ पर इस पुलिस नियंत्रण कक्ष में, जो जिला के स्तर पर है और जो राज्य के स्तर पर है, यहाँ पे दोनों जगह भेज देगा, ठीक है। अधिकारी एक रिपोर्ट बनाएगा कि हमारे यहाँ, हमारे मतलब इस जिले में, सहायक पुलिस निरीक्षक एक रिपोर्ट बनाएगा कि इस जिले में इतने व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इनके ऊपर ये अपराध का आरोप है, इनका ये पता है, इनका ये एड्रेस है, इनके बारे में ये जानकारी है। अब क्यों यहाँ पे भेज रहा है पुलिस नियंत्रण कक्ष में, चाहे राज्य स्तर का हो चाहे जिला, ताकि उन लोगों का नाम, पता, जानकारी इन
नियंत्रण कक्ष के सम्मुख जो सामने वाली दीवार होती है जहां नॉर्मली सब लोग आते जाते रहते हैं प्रदर्शित की जा सके। ठीक है, क्या की जा सके? प्रदर्शित। देखो पहले ये जो डिजिटल मोड है ये नहीं था, जाहिर सी बात है डिजिटल ही नहीं था तो डिजिटल मोड कहां से आया? तो ये सब एक्स्ट्रा आया है कि पहले सिर्फ क्या था कि तख्ती, ऐसे तख्ती बनी रहती थी, उसी पे छपा रहता था ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं, ये फरार हो गए हैं, वो कागज जैसा लगा फोटो से, है ना। अब साथ में डिजिटल मोड भी लगा देंगे, टीवी लगा देंगे, उस पर भी शो होता रहेगा इत्यादि तरीके से। ठीक है, ये लिखा हुआ प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी है प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर नियंत्रण कक्ष नहीं दिया हुआ है, पहले वाले में नियंत्रण कक्ष था, अब बोल रहा है कि थाना, सॉरी, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। ओके। 38, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ करने के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद का एडवोकेट से मिलने का अधिकार होगा, परंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। आपने क्या किया? गिरफ्तारी की है एक्स की और उससे आप पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, उस पूछताछ के दौरान ये अपना अधिवक्ता है तो जाहिर सी बात अपना खुद का अधिवक्ता जिसको भी चाहता है बुला सकता है कि पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, लेकिन पूरी कार्रवाई के दौरान नहीं। ठीक है, ओके ओके। अगर नाम और निवास स्थान बताने से इनकार कर दिया गया तब क्या होगा? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये असंज्ञेय मामले के बारे में है। असंज्ञेय मामले क्या होता है? जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है, पुलिस ऑफिसर उपस्थित है, उसके सम्मुख आप कोई असंज्ञेय अपराध कर रहे हो। इससे पहले हमने 35(1) में देखा था, है ना, 35(1) ही था कि जहां पर उस व्यक्ति को पुलिस के समक्ष संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 7 साल से कम का अपराध रहता है। संज्ञेय में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस पे है गिरफ्तार करना चाहती है कि नहीं, यहाँ असंज्ञेय की बात हो रही है, बहुत अच्छे से याद रखना। 39(1) कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष आप क्या कर रहे हो? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हो, अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से स्थान करता है। पुलिस ऑफिसर कह रहे बड़ा उड़ रहे हो, अपराध करते हो मेरे समझ, नाम बताओ अपना, क्या नाम है तुम्हारा, या एड्रेस बताओ। ठीक है, और वह व्यक्ति इनकार कर देता है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, या नाम बता देता है, पता भी बताता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर लगता है कि ये गलत झूठ बोल रहा है, ये इसका नाम पता नहीं है। विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास स्थान अविनिश्चित किया जा सके। आपने असंज्ञेय अपराध किया है, पुलिस के समक्ष पुलिस आपसे नाम पता पूछ रही, नाम पता बताओ, आप नहीं बताते हो लेकिन देख के ही लग रहा है गलत बता रहे हो। ठीक है, या हो सकता है सही बता रहे हो, पुलिस ऑफिसर को लगता है युक्त कारण है कि इसने गलत ही बताया होगा। हम क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे आपको, ताकि आपका नाम और एड्रेस कंफर्म कर सकें। ठीक, 39(1) हो गया। 39(2) क्या कहता है? जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान आपको पता चल गया, आपने गिरफ्तारी की थी असंज्ञेय अपराध के लिए, आपको नाम और स्थान क्लियर हो गया, तब वह बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की जाए तो उसके समक्ष हाजिर होगा। आपने नाम एड्रेस कंफर्म कर लिया, 39(2) बोल रहा है, ठीक है, आपने नाम और एड्रेस कंफर्म कर लिया। अब उस व्यक्ति को तुरंत आप जमानत दोगे। कभी कभी देखा पुलिस स्टेशन भी जमानत देता है ना, तो पुलिस को भी जमानत देने का अधिकार है। ठीक है, कब, किस चीज पर? बंद पत्र या जमानत पत्र पर। ठीक है, ठीक है।
किस शर्त पे दोगे कि जब भी उसको बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए वो हाजिर होगा, ठीक है। परंतु यदि व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो वह जमानत पत्र पर भारत में निवासी प्रतिभू और प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भारत का नहीं है तो क्या करोगे, तब भी छोड़ दोगे? यस, तब भी आप छोड़ दोगे। बट अगर भारत का निवासी नहीं है तो उसको जो प्रतिभूति देनी होगी, उसकी प्रतिभूति जो जमानत के लिए देने आएगा, सर इसको छोड़ दिया जाए, वह प्रतिभूति देने वाला इंडियन होना चाहिए, ठीक है। 39(3) यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी निश्चित नहीं किया जा सकता, या वह बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित करने किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। इसको याद रखना। 39(3) में आपने क्या क्या संज्ञेय अपराध के लिए 39(1) में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया, क्योंकि वह आपके समक्ष कोई असंज्ञेय अपराध करता है या कर रहा था। आपने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, नहीं बताया, उसने बताया, आपको लगा ये सही नहीं बोल रहा है, ये पक्का गलत बोल रहा है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। 39(2) कहता है ठीक है गिरफ्तार किया, गुड ना। अब क्या, एक काम करो, उस व्यक्ति को जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़ दो। तब छोड़ दो जब आपको कंफर्म हो जाए कि उसका नाम, असली नाम क्या है या बंद पत्र क्या है, सॉरी एड्रेस क्या है, ओके। 39(2) का प्रोवाइजो कहता है अगर वो व्यक्ति फॉरेनर है, अपराध तो किया था उसने, और आप बंद पत्र पर 39(2) में इसलिए छोड़ रहे थे कि जब भी बुलाओगे मजिस्ट्रेट के समक्ष आएगा, लेकिन विदेशी है, चला गया तो उसकी जो प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति आएगा वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर वो छोड़ रहा हो तो आके बताएगा ना, फंस जाएगा वो, है ना। Now 39(3) कहता है आपको 24 आवर के अंतर्गत उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस कंफर्म नहीं हुआ तो आप निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को क्या करोगे, भेजोगे। जब 24 आवर के अंतर्गत भी आप उसका नाम या पता नहीं कर पाए, ठीक है, या नाम और एड्रेस तो पता कर लिया है, लेकिन 39(2) के अंतर्गत जो बेल आप उसको दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए वो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे पा रहा, उसकी तरफ से कोई प्रतिभूति देने वाला नहीं है, ठीक है, चाहे वो सेल्फ वाला हो, चाहे बेल बॉन्ड हो, चाहे बॉन्ड हो, ठीक है। तब आप क्या करो, मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दो, वो अपना कार्रवाई करेगा। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, अभी इसके जस्ट ऊपर हमने देखा था कि कब, चैप्टर 4 में, कि कब जो है पुलिस ऑफिसर से अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, देखा था ना, ओके, सॉरी, वारंट निष्पादन कर सकता है। अब देखो प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर रहा है, पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा। सेक्शन 40 में एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर रहा है। प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में आजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। आप प्राइवेट व्यक्ति हो, ठीक है, आपकी उपस्थिति में आप खड़े हो कहीं पर, ठीक है, मान लो अपने ऊपर लो, और तुम्हारे समक्ष कोई आजमानती अपराध हो रहा है, आजमानती अपराध हो रहा है, या कोई आजमानती प्लस संज्ञेय अपराध हो रहा है, ठीक है, या आपके समक्ष कोई उद्घोषित अपराधी खड़ा है, तो अजमानती संज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति आप है, या कोई उद्घोषित व्यक्ति है जो आपके समक्ष है, तो आप उसको गिरफ्तार कर लो, स्वयं गिरफ्तार कर लो, या तो गिरफ्तार करवा दो। गिरफ्तार करवा दो मतलब किसी अन्य व्यक्ति को बुला लो, उससे पकड़वा लो कि भाई पकड़ के रखो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, पुलिस को बुला लो डायरेक्ट, ठीक, ओके। तो मान लो यहाँ पर हम लेके जो जिससे वो पकड़वा रहा है, गिरफ्तार करवा रहा है, वो भी कि हाँ भैया तुम्हारे घर जो व्यक्ति आया है ना, वो मैंने भी उसको देखा, वो मर्डर करके जा रहा है, ठीक है, उसको पकड़ के रखना। पकड़ने के बाद अनावश्यक विलंब के बिना और 6 घंटे के भीतर
अनावश्यक विलंब के बिना क्यों लिखा गया है जब 6 घंटे की सीमा है? तो ये कह रहा है कि 6 घंटे के अंतर जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को आप पुलिस के हवाले कर दोगे, ठीक है? या पुलिस अधिकारी के हवाले कर दोगे। अगर पुलिस अधिकारी नहीं है तो निकटतम पुलिस थाने ले जाओगे, ठीक? तो 35(1) के अधीन यदि विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति 35(1) के अधीन उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में ले लेगा, ठीक है? पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में तभी लेगा, सॉरी, जब वो 41 के रूल के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने उसको भेजा है गिरफ्तार करके उसके समझ अजमानती अपराध या संज्ञेय अपराध किया हो या उद्घोषित अपराधी रहा हो। सेक्शन 42 कहता है या उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 35(1) के अंतर्गत उसे गिरफ्तार करने का अधिकार रहा हो। थर्ड कहता है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम निवास इत्यादि बताता है बट पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, सेम सेक्शन 39 वाला, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष उसने असंज्ञेय अपराध किया है तो व्यक्ति पूछता है भैया ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये अपराध कर रहे हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? वो व्यक्ति नहीं बताता। तो जैसे हम 39 में देखा पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी कर रहा था वैसे वो व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर लेगा। 43 में प्राइवेट व्यक्ति भी सेम तरीके से गिरफ्तारी कर लेगा जैसे 39 में पुलिस ऑफिसर कर रहा था और 41 का रूल फॉलो करते हुए उसको पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर के पास भेज देगा। बट किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे कोई बेल वाली बात नहीं होती है, ठीक है? याद रखना। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कब होगी? 41। जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, देखना, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अधीन कोई अपराध किया जाता है, कोई अपराध है चाहे संज्ञेय चाहे असंज्ञेय, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट बंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई व्यक्ति जहां उसकी स्थानीय अधिकारिता है, ठीक है, अपराध कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने के कर सकता है, स्वयं कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी को भी, अन्य व्यक्ति लिखा है साधारण प्राइवेट व्यक्ति को, पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दे सकेगा, गिरफ्तार कर उसको और फिर जमानत के अन्य बंद आगे फॉलो करके उसको जमानत दे सकेगा, ठीक है? 41(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पर आदेश था, यहाँ निर्देश दे रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट के लिए सक्षम है, ठीक है? कोई एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे सकता है, उसके समझ अपराध नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वो जानता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और जिसके लिए उसके पास पावर थी कि वो वारंट निकाल सकता है, ठीक है? ओके। 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। 35, 39, 41 की धाराओं में दोनों सहित किसी बात के होते हुए संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तत्परित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सहमति न दे दे। आर्म्ड फोर्स का है, नेवी का है, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, ठीक है? कोई काम कर रहा था एज ए ऑफिसर, इसके लिए जो वो ऑफिसर है उससे कुछ हो गया अपराध, ठीक है, उसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमति न दे दे, ठीक है? यहाँ अपराध शब्द का उल्लेख नहीं है।
अपने द्वारा की जाने वाली, की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए, ठीक है, अपराध नहीं। बट अगर वो अपराध में आता है तब भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा वे निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों के जिन्होंने लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो, धारा 1 के उपबंध लागू होंगे। और तब उस धारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रखा गया हो। सबसे अच्छी बात हमने पुलिस एक्ट में भी देखा, अभी भी देखा कि पुलिस बल किसके अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है। बट कभी कभी जब राज्य सरकार क्या कहते, सॉरी, जब पुलिस विफल होने लगती है तो हम सशस्त्र बल बुलाते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि कब जो है जमाव को काबू करने के लिए अगर सिविल बल काम नहीं कर रहा तो हम सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस को बुला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर उनके ऊपर कोई कार्यवाही करनी है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेते हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है 42(2) कह रहा है इन केस राज्य सरकार कहीं पर कुछ बलों को नियुक्ति देती है, ठीक है, शांति व्यवस्था लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेशली तैनात करती है, ठीक है। तो ऐसे बलों के खिलाफ हम कोई भी कार्यवाही जमानत इत्यादि के लिए तभी करेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए सहमति दे। सेम वैसे ही जैसे पहले वाले में, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट सहमति दे, सेम वैसे ही जैसे पहले वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, ठीक है। तो हम केंद्र सरकार के नियम की जगह राज्य सरकार का नियम लागू कर देंगे ना। 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, कैसे आप किसी को गिरफ्तार करोगे। 43(1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो भी गिरफ्तार कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक कि उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित नहीं कर दिया है। 43 कहता है कि आप किसी को गिरफ्तारी करने गए, आप बोलते हो हैंड्स अप, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हो चाहे आप प्राइवेट व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी हो, ओके। अन्य व्यक्ति हो गया, मजिस्ट्रेट भी शामिल हो जाएगा अगर वो गिरफ्तारी कर रहा है तो। अब बोलते हो हैंड्स अप, सामने वाले ने हैंड्स अप कर लिया, लो भैया गिरफ्तार कर लो, ठीक है, समर्पित कर दिया है, आप चुपचाप गिरफ्तार कर लोगे, चलो हमारे साथ। आप बोलोगे चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन में, बैठ गया, गाड़ी पे चला गया, आप उसको तब तक नहीं छुओगे जब तक उसने खुद को समर्पित नहीं किया। अगर वो समर्पित नहीं करता, अगर खुद को भागने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आप उसको टच कर सकते हो, अर्थात उसके शरीर को छू सकते हो, ठीक है, या उसको परिरुद्ध कर सकते हो जब तक कि उसने या वचन द्वारा बोलकर या कर्म द्वारा लो मेरा हाथ, मतलब हम चल रहे हैं, पकड़ लो मेरा हाथ, चलो, या किसी भी तरीके से, ठीक है, खुद को समर्पित न कर दिया होगा। लेकिन अगर आप महिला को गिरफ्तार कर रहे हो, वहां जब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी मौखिक इत्तला पर अभिरक्षा में इसके समर्पण कर देने की अवधारणा की जाएगी। और जब तक परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। बहुत अच्छी बात है, महिला है, उसकी गिरफ्तारी मौखिक रूप से की जाएगी। हम आपको गिरफ्तार करते हैं, कौन है, मौखिक। और अगर आप पुलिस ऑफिसर हो जो कि महिला पुलिस ऑफिसर नहीं हो तो आप उसके शरीर को नहीं छुओगे, परिरुद्ध कर लो, चारों तरफ से घेर लो ताकि वो भाग ना पाए, जो भी करना है, छुओगे नहीं उसको। लेकिन अन्यथा परिस्थितियों में ये अपवाद है। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप पुरुष हो, आप बिना उसको पकड़े, जब तक आप उसके शरीर को नहीं छुओगे, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, आप कर लोगे, ठीक है, वो अन्यथा परिस्थिति में आएगा, याद रखना। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, ये अन्यथा परिस्थिति में आएगा। तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का प्रयोग कर सकता है। बहुत अच्छा सेक्शन है, याद रखना। कौन सा सेक्शन था, एक बार फिर हम देखते हैं, सेक्शन 43, ठीक है। 41(1) कहता है कि आप उसको शरीर, ओके ग्रेट, उसने जब तक स्वयं समर्पण न कर दिया हो, ठीक है। 41(1) का 1 था, 41(1) का सेकंड कहता है महिला है, उसको तब तक आप गिरफ्तार नहीं करोगे जब तक अदर पुलिस ऑफिसर उपस्थित ना हो। हाँ, इसमें अन्यथा परिस्थितियां
उपाय हैं। सेकंड बहुत अच्छी बात कहता है, आप उसको गिरफ्तार करने गए, वह व्यक्ति बल का प्रयोग कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, बस बल का प्रयोग कर रहा है, तो आप जितने भी आवश्यक सब साधन, आवश्यक याद रखना, आवश्यक साधन यूज करोगे। आवश्यक मतलब क्या होगा, सामने वाला बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है, आप भी गोली चलाओ। सामने वाला भागने की कोशिश कर रहा है, आप गोली चला के पैर पे रोक लो। इनकाउंटर इसी का यूज करते हैं मोस्टली कि सर हम उसको मर्डर के लिए गिरफ्तार करने गए थे, वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने आवश्यक बल का यूज किया, हमारा कोई ऐसा होने जाए उसे सिर पे गोली मारे मर जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ फंस सकते, अगर आप एक ऐसे शूटर हो पुलिस में जो जहां गोली मारेगा वहां लग जाएगा, ठीक है, और आपने सिर पे मारा है, आपने आवश्यक बल का प्रयोग नहीं किया है, आपने आवश्यकता का दुरुपयोग कर दिया है, ठीक है। आवश्यक बल क्या था, वो भाग रहा था, आप उसके पैर पे गोली मार दो, ठीक है। थर्ड, पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। पहले ये हथकड़ी का प्रयोग पे बहुत प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट में भी केस था, अमानवीय कहा गया था वगैरह वगैरह, बट अब कह रहा है 43 का 3, पुलिस ऑफिसर हो, आप गिरफ्तार करने गए, जो अपराध है उसकी प्रकृति कैसी है, गंभीर है, ठीक है। प्रकृति और गंभीरता का ध्यान रखते हुए अगर आवश्यक है तो आप हथकड़ी का प्रयोग कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, जिसने और देखो इसमें कई अपराध दिए हैं, हम यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभ्यासिक या आदतन अपराधी है, लगातार अपराध करता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति जो अभिरक्षा से निकल भागा है, जिसने संगठित अपराध किया है, जो आतंकवादी कृत्य के लिए औषधि संबंधी अपराध किया है, 274 वाला, 275 76 78 7 पीएनएस, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जा है। 6, हत्या के लिए, बलात्संग के लिए, अम्ल फेंकने के लिए, सिक्कों और नोटों के कूटकरण के लिए, मानव दुर्व्यापार करने के लिए, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, चैप्टर 5 वीनस, या राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। ये 13, इन 13 में से कोई भी अपराध किया है या अन्य कोई अपराध का दोषी है, गंभीर अपराध है प्रकृति में, आप उसे गिरफ्तार कर लो हथकड़ी लगा के, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछ लिया कि हथकड़ी वाला प्रावधान कहाँ है, तो 43(3) में, ओके। इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय का अभियोग है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। 43 का 4 बोल रहा है, ठीक है, आप 43(2) में जितनी शक्ति आवश्यक है आप यूज करो, नो प्रॉब्लम। 43 का 4 बोल रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर अगर डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट का आरोप है, सॉरी आरोप नहीं है, ठीक है, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति जिस पर डेथ या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। क्या मतलब है इसका, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको गलत रीड कर गए थे, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर अभियोग लगा है, उस अभियोग में उसको जो दंड मिलेगा ऐसे अपराध का है कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, ओके। आई थिंक मुझे इसका माइंड मैप बनाना था, चलो कोई बात नहीं, ओके। नाउ डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, ऐसा अभियोग है, फिर हम गलत बोल रहे हैं ना, डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट का दंड नहीं मिलेगा, अर्थात मैक्सिमम 10 साल वाला लागू होगा, ठीक है। उसके ऊपर जो अभियोग है उसमें उसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट का दंड नहीं मिलेगा, तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसकी डेथ कारित कर दो, आपके पास उसकी डेथ कारित करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डेथ, मृत्युदंड या लाइफ इम्प्रिजमेंट का आरोप लगा है तो हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे फटाक से, गोली मार देंगे उसको, नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आप बल का प्रयोग करोगे और उसके ऊपर डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट का आरोप नहीं है, तो आप उन बल का प्रयोग जो ऐसे व्यक्तियों पर करोगे जिस पर डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट का आरोप है, उस बल का प्रयोग यहाँ नहीं करोगे। जैसे किसी के ऊपर अभियोग है कि उसने डेथ कारित की है या लाइफ इम्प्रिजमेंट से दंडनीय, सॉरी
किसी के ऊपर आरोप है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है कि अगर उसका साबित हो जाए तो उसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिलेगी। मान लो किसी के ऊपर हत्या का आरोप है और वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, युक्त बल के रूप में उसके ऊपर गोली चला सकते हो, मतलब उसके पैर पे निशाना बांधने के लिए, अगर कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, जैसे बहुत दूर भाग गया है, पकड़ने का साधन नहीं है इत्यादि, तब आप क्या करो, उसके पैर पे गोली मार के उसको रोकने का कोशिश कर सकते हो। बट कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर चोरी का आरोप है, वो भाग रहा है, ठीक है, चोरी में 3 साल मैक्सिमम मिलता है, तो आपने क्या किया, गोली चला दी उसको रोकने के लिए। ये प्रॉपर बल का यूज नहीं है, अगर उसकी डेथ हो गई ना तो फंस जाओगे, ठीक है। परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 43 का 5, ठीक है। ये रूल 2 जगह हमने देखा है। देखो, हमने इसको वीनस में देखा था लूट के लिए, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले लूट होने पर दंड की मात्रा बढ़ जाती थी, ठीक है। कोई महिला अभियुक्त है, कौन है महिला अभियुक्त? असाधारण परिस्थिति नहीं है, तो जब शाम हो गई, सनसेट हो गया है, ठीक है, शाम के बाद या सनराइज हो गया है, तो गिरफ्तार नहीं करोगे। अगर असाधारण परिस्थितियां हैं तब गिरफ्तार कर लो। बहुत बड़ी डकैत है महिला, ठीक है। आप सोच रहे हो भैया शाम हो गई है, साधारणतः हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुबह का 5 बजे का वेट करते हैं, सूर्योदय होने दो तब गिरफ्तार करेंगे, रातों रातों नेपाल निकल, ठीक, ओके, आप उसको गिरफ्तार कर लो। लेकिन असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है, वो महिला अपराधी है, रातों रात बहुत बड़ी डकैत है, नेपाल निकल लेगी, ठीक है। तो आप कैसे गिरफ्तार करोगे? महिला अधिकारी, पुलिस महिला अधिकारी लिखित में रिटन रिपोर्ट करेगी, इसको सीजीएम प्रथम श्रेणी, सीजीएम फर्स्ट क्लास, सॉरी जीएम फर्स्ट क्लास, ठीक है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को क्या करेगी, लिखित में रिपोर्ट भेजेगी, रिटन रिपोर्ट करेगी, सर बहुत डेंजरस अपराधी महिला है, अभियुक्त है, ये रातों रात निकल लेगी देश से, हम पकड़ नहीं पाएंगे इसको, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है, ठीक है, ओके। कौन होगा ये जीएम फर्स्ट व्यक्ति? जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उस महिला ने जिसको गिरफ्तार करना है अपराध किया था, या जहां पर आपने उसको पकड़ा है, जिसके एरिया में उसको गिरफ्तार किया जाना है, उस एरिया में, ठीक है। एरिया का क्या है, जीएम फर्स्ट क्लास है। उसको पुलिस आप रिटन रिपोर्ट भेजो एज ए महिला ऑफिसर कि सर ये निकल लेगी रात में, हम पकड़ नहीं पाएंगे, बहुत मतलब चांसेस हैं। और ये जेएम फर्स्ट आपको क्या दे, परमिशन दे, ये भी याद रखना है। क्या देगा, परमिशन देगा रात्रि में गिरफ्तार करने का, संध्या के बाद, सूर्योदय से पहले, सब आप गिरफ्तार करोगे, ओके। 44 के बाद आता है 45, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, ओके। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, हमने देखा था सेक्शन चैप्टर 4 में कि कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है वारंट का निष्पादन कर सकता है, देखा था ना। तो कोई व्यक्ति है या पुलिस ऑफिसर है जो वारंट का निष्पादन करने आया और उसको विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया है वो किसी स्थान में छिपा हुआ है, ठीक है, या उसके अंदर है, या ऐसे स्थान में निवास करता है, या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस ऑफिसर द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर की तलाशी देने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। ऐसे पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन को लगता है कि जिसको हम वारंट के अधीन गिरफ्तार करने आए हैं वो इस जगह पे प्रवेश कर गया है, ठीक है, किसी के घर में प्रवेश कर गया है या उस घर में निवास करता है, ठीक है, तो उस स्थान का जो मालिक होगा, ठीक है, उससे बोलेगा कि आप जो है हमको यहाँ की तलाशी लेनी है। ऐसा व्यक्ति जो है मालिक जो भी होगा, जो भी भार साधक होगा,
वो पुलिस को या अन्य व्यक्ति को क्या करेगा, सब सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा कि ठीक है सर, आइए आप तलाशी ले लीजिए। ठीक। दूसरा, यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उद्धारक के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और जहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह स्थान में, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का, किसी बाहरी या भीतरी द्वार द्वारा खिड़की को तोड़कर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने के समय रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर या वह व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर और व्यक्ति कौन, जो वारंट के अधीन काम कर रहा है, और पुलिस ऑफिसर जिसके पास वारंट तो नहीं है बट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट के अधीन होगी। अब ये व्यक्ति क्या करते, दोनों जहां वो प्रवेश किया है, निवास कर रहा है, चाहे उसका खुद का घर हो चाहे किसी और का, ठीक है, वहां उनको तलाशी लेनी है उस व्यक्ति के लिए। अगर ये वारंट लेने वापस जाएंगे तो वह तब तक वह व्यक्ति भाग जाएगा। ठीक है, तो उनसे कहेंगे कि भैया हमको इसमें तलाशी लेने दो, लेकिन 1 नंबर में उसको तलाशी नहीं लेने दिया जा रहा, तो वो क्या करेगा, तलाशी लेने के प्रयोजन से स्वयं उसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तुम नहीं मुझे जाने दोगे, मैं स्वयं प्रवेश करता हूँ। अगर हो सकता है उसने प्रवेश करके अंदर से दरवाजा खिड़की बंद कर लियो तो आप उस दरवाजे खिड़की को तोड़ भी सकते हो, खोल भी सकते हो। ठीक है, तब जब आपने सम्यक रूप से मांग की हो। अब ये याद रखना, परंतु यदि ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा है जहां वह व्यक्ति तो प्रवेश किया ही है, जिसकी गिरफ्तारी करनी है, जिसकी आपको आशंका है कि वो यहाँ पर होगा, बट उस कमरे में एक महिला रहती है। ठीक है, और जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नॉर्मली नहीं आती। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी रूढ़ प्रथा में इसको बाहरी लोगों के सामने नहीं आने का है, वो हमेशा पर्दे में रहती है। ठीक है, इत्यादि। यहाँ पर्दा का परिभाषा वो नहीं होगा पूरा चेहरा घूंघट करना या नकाब करना। ठीक है, पर्दा मतलब वो कभी बाहर आती ही नहीं, एकदम मतलब सिर्फ अपने घर में रहती है, कमरे में रहती है, एकदम रूढ़ी प्रथा से बंधी हुई है। ठीक है, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर या व्यक्ति उस कमरे की भी तलाशी लेना चाहेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो रूढ़ी और प्रथा से बंधी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपराधी उसमें नहीं घुस सकता है ना। तो उस महिला को सूचना देगा कि मैम आप इस कमरे से हट जाइए, हमको यहाँ की तलाशी लेनी है। ठीक है, अगर वो महिला सूचना को पाती है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो स्वयं वहां से हट जाएगा, मतलब ऐसी सुविधा देगा कि वो प्रॉपरली पर्दे के अंतर्गत ही कहीं अपना जहां भी उसको जाना चली जाए, हट जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वह पुलिस ऑफिसर या व्यक्ति उस जगह में प्रवेश कर सकता है। अगर दरवाजा बंद है तो तोड़कर प्रवेश कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्ण प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकेगा। कोई पुलिस ऑफिसर या व्यक्ति कहीं पर गिरफ्तारी के लिए प्रवेश किया था, प्रवेश करने के बाद उसको वहीं पर अंदर बंधक बना लिया गया, ठीक है, निरुद्ध कर दिया गया। अन्य पुलिस ऑफिसर या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति जो उसके पीछे है या उसको ढूंढने गया है या किसी प्रकार से उस स्थान को तोड़ सकेगा। ठीक है, ताकि उसको छुड़ाया जा सके, मुक्त किया जा सके। सेक्शन 45, अनधिकारिता का अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वारंट के बिना गिरफ्तारी करनी है। ठीक है, ये याद रखना है। 45 बोल रहे हैं, और आप लेकिन प्राधिकृत होगी, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो।
ठीक है, भारत में कहीं भी आप उसका पीछा करोगे जब तक आप उसको गिरफ्तार न कर लो, चाहे वहां बीएनएसएस लागू हो चाहे नहीं, इससे नहीं मतलब। ठीक है। 46 अनावश्यक अवरोध न करना, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखना। 46 बोलता है कि आप जिसको गिरफ्तार करने गए हो उससे अधिक अवरोध न किया जाना जितना उसको निकल भागने के लिए आवश्यक। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हथकड़ी लगाने वाला। अब बोल रहा है गिरफ्तारी के लिए जितना प्रॉपर चाहिए, मान लो हथकड़ी लगाना आवश्यक है, आपने हथकड़ी लगा ली, फिर गाड़ी में बैठा लिया, अब आप क्या कर रहे हो, उसको पिंजड़े में बंद कर दे रहे हो, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो आप ऐसा नहीं करोगे, जितनी आवश्यक बल है उतना यूज करो। 47 ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये भी स्टार है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 47 बोलता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। किसी व्यक्ति को जिसको वारंट के बिना आपने गिरफ्तार कर लिया, ऐसा पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जिसने भी उसको गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां और ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत बताएगा। एक्स को पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है, उसको तुरंत बताएगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, मूवी वगैरह में देखा है ना, वारंट के बिना गिरफ्तार, वहां इसमें ये याद रखना है, वहां पे तो वारंट मांग लेते हैं, वो वाला नहीं। ठीक। 47(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूतियों का इंतजाम करे। पुलिस ऑफिसर अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न अर्थात जमानती अपराध के अभियुक्त को गिरफ्तार करता है, उसको तुरंत बताएगा कि अगर उसको अधिकार है जमानत का तो तुम अपना प्रतिभूति क्या करो, सिक्योरिटी की व्यवस्था करो जमानत के लिए। पुलिस ऑफिसर भी वहां जमानत दे सकता है। 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। इससे पहले हमने देखा कहाँ पे, 35(1) में देखा, जिसको व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो 35(1) के अंतर्गत, तो उसको क्या करेंगे, उसके रिलेटिव या फैमिली को हम क्या करेंगे, सूचना देंगे, है ना। 48 कह रहा है इस संहिता के दिन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया जा रहा है व्यक्ति रखा जाता है जानकारी उसके मित्रों नातेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा। वेरी गुड। 48 में कहता है इस संहिता बीएनएसएस के अंतर्गत आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, संज्ञेय है, असंज्ञेय, जमानती, जमानती, वारंट है, बिना वारंट, बीएनएसएस के अंतर्गत आपने गिरफ्तारी की, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या अदर व्यक्ति हो, तो ऐसे गिरफ्तारी के बारे में तथा उस व्यक्ति को कहाँ रखा गया इसकी जानकारी आप दोगे। किसको दोगे, ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड को, उसके किसी रिलेटिव को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसको वह व्यक्ति नाम निर्देशित करे, भैया आप इनको बताना, मेरे फैमिली को मत बताना, मेरे दोस्तों को मत बताना, आप वाला व्यक्ति इनको बता दो मेरी गिरफ्तारी हुई है, मैं यहाँ पर बंद हूँ। प्लस जिले में पदाभिहित पुलिस ऑफिसर को भी देगा, तुरंत देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है धारा 1 के दिन उसके अधिकारों को बताएगा। सेकंड बोल रहा है 48(2) का कि जैसे ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया उसको तुरंत बताया जाएगा भैया आपको अधिकार है अपनी गिरफ्तारी के बारे में, जिसको भी आप बताना चाहते हो आपको अधिकार है, आप बता दो, सूचना दे दो। 48(3) बोलता है इस तथ्य की प्रविष्टि के लिए कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तला किससे दी जाए, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त की जाए दी जाएगी, सॉरी जाने दी गई है। ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है इसकी प्रविष्टि आप राज्य सरकार द्वारा निहित पुलिस थाने में रखी हुई पुस्तक में लिखोगे कि ऐसे व्यक्ति को हमने सूचना दे दिया। 4th नंबर कहता है यदि उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वो अपना समाधान करे कि धारा 2 और 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 48(4) कहता है
जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर ऐसा व्यक्ति गया तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से पूछेगा, क्या आपकी किसी फ्रेंड या रिलेटिव को सूचना दी गई थी? क्या आपको बताया गया था कि आपको ऐसा अधिकार है सूचना देने का? इसको वो कौन कंफर्म करेगा? वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष वह व्यक्ति पेश किया गया है। ठीक है। 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। आपने वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जिसके अधीन आप जमानत नहीं दे सकते क्योंकि जमानत देने का उपबंध नहीं है, या ऐसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जो जमानत दिए जाने का उपबंध करती है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। 49(1) कहती है कि आपने वारंट के अधीन गिरफ्तार किया है। किसके अधीन? वारंट के, जहां जमानत का या तो प्रावधान ही नहीं है, अगर प्रावधान है बट वो व्यक्ति अपनी जमानत नहीं दे पा रहा। सेकंड कहती है जब कोई व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी जमानत नहीं ली जा सकती, ऐसा अपराध है कि जमानत ली नहीं जा सकती या वह फिर से अपना जमानत नहीं दे सकता, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की गई है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर अगर गिरफ्तार कर रहा है तो ठीक, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है तो उसको किसी ना किसी को तो सौंपेगा 6 घंटे के अंदर, है ना, पुलिस ऑफिसर को जल्द से जल्द उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है, और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिग्रहित की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जो जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होगी। क्या करेगा? उस व्यक्ति की तलाशी लेगा जो कपड़े पहनने के लिए आवश्यक है उसको छोड़कर कि आप इसको पहने रहो। ठीक है। अन्य सामान को अपने पास जमा करा लेगा और उसकी एक रसीद उस व्यक्ति को देगा कि देखिए हमने आपसे ये सामान प्राप्त किया है आपकी बॉडी पे, हमारे पास से रखा हुआ है। जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक होगा तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला के द्वारा किया जाएगा। देखो शिष्टता का ध्यान तो रखना ही चाहिए पुरुष के साथ भी, लेकिन महिलाओं के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और चाहे फिर तलाशी कौन कर रहा है? महिला। तो महिला तलाशी महिला ऑफिसर ही करेगी। ठीक है। सॉरी, ऑफिसर नहीं करेगी, अन्य महिला करेगी। इतना याद रखना है, यहाँ ऑफिसर नहीं लिया, किसी भी महिला से हम कराएंगे लेकिन शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए। 50 कहता है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। वह अधिकारी यानी व्यक्ति जो संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से 49 के अंतर्गत सारी संपत्ति प्राप्त कर ले रहा था सिवाय उन वस्त्रों के जो पहनना आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है 50 कहता है आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर है वो भी ले सकता है, और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय अधिकारी को दे देगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। 51 सेक्शन 51 क्या कहता है? पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा करना। बहुत अच्छे से याद रखना, पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, बट 51 किसकी चिकित्सा की बात कर रहा है? अभियुक्त की। ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का आरोप में गिरफ्तार है, कैसा आरोप है? जो ऐसी प्रकृति का है जिसका ऐसी परिस्थिति में किया जाना अभियुक्त है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसे अपराध के किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो उस उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में, रजिस्ट्रेट चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके निश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, और उतना बल का प्रयोग करे जितना आवश्यक हो उचित रूप से। ये कह रहा है एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, ऐसे अपराध का उसके ऊपर आरोप है कि अगर उसका मेडिकल परीक्षण किया जाए तो हमें साक्ष्य मिल सकता है। मान लो किसी के ऊपर रेप का आरोप है, ठीक है, या किसी के ऊपर किसी मर्डर का आरोप है और
ये पता चला है कि जब मर्डर हुआ था जिसका, उससे उसकी हाथापाई हुई हुई थी। हाथापाई में ये चांस रहता है कि एक्यूज्ड को चोट आई होगी, है ना। तो ऐसे साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हमने क्या किया, मेडिकल का प्रश्न उठाया। ठीक है। अब वो पुलिस ऑफिसर या वह व्यक्ति जिसने गिरफ्तारी की है किसी रजिस्ट्रीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो कि रजिस्ट्रीकृत हो, याद रखना, झोला छाप से नहीं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे ना हो। पुलिस ऑफिसर कौन होगा, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, कम से कम निरीक्षक हो या उससे ऊपर की पंक्ति का हो। प्रार्थना पर रिक्वेस्ट करेगा, किससे, रजिस्ट्रीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से, व्यवसायी से, और सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों का ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके और निश्चित करने के लिए उचित हो। ठीक है। पुलिस मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप जो है क्या कहते हैं, इनका क्या कहते हैं, सॉरी, चिकित्सीय जांच करो। ठीक है, परीक्षा करो, मेडिकल परीक्षा करो, ताकि इनको सबूत मिले और आवश्यक बल का भी यूज कर सकेगा जितना आवश्यक हो। ठीक। नाउ 51 का 1 हो गया, 51 का 2 देखो। जब कभी इस धारा के अधीन किसी महिला के शरीर की परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी, रजिस्ट्रेटेड डॉक्टर द्वारा की जाएगी, या उसके पर्यवेक्षण में। ठीक है, या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप वोमेन एक्यूज्ड हो तो जो आपकी परीक्षा करेगा मेडिकल, वो भी महिला होनी चाहिए, या हो सकता है महिला ऑफिसर खुद नहीं करना चाह रही, हो सकता है कि कोई मेल ऑफिसर कर रहा है, मेल डॉक्टर कर रहा है, तो उसका किसकी निगरानी करेगा, एनी अदर महिला डॉक्टर की निगरानी करेगा। ठीक है। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरंत देगा। ठीक है, आप टाइम नहीं लगाओगे। आपने क्या किया है 51(3) में, 51(3) कह रहा है कि आपने जो है 51(1) में जो है मेडिकल क्या कहते हैं, जांच की है, आप तुरंत रिपोर्ट दो। ठीक है। क्या क्या सम्मिलित है 52-53 में, परीक्षा में खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों, उंगली के नाखून की कर्तनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिसके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी, ये याद रखना है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन होगा, वह व्यवसायी जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, इतना याद रखना, के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा आहर्ता है और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। ऊपर हमने देखा पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर सबूत इकट्ठा करने के लिए किसी भी अभियुक्त का, किसी भी अपराध का अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण हो रहा है। अब देखो, रेप के अपराधी, वहां एक्यूज्ड था, यहाँ अपराधी है, वहां अभियुक्त था जिसके ऊपर अपराध आरोप लगाए, यहाँ साबित हो चुका है। ठीक है, रेप का अपराधी है। जब किसी व्यक्ति को रेप या रेप के प्रयत्न का अपराध करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया और यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके मेडिकल परीक्षण करा सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज है, उचित बल का भी प्रयोग करेंगे। बस इसमें याद रखना है 52 में कि रेप का एक्यूज्ड है, कौन करेगा, सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, और इस स्थान में जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता के लिए इत्यादि। ठीक है, ऊपर हमने देखा कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अगर रेप का आरोप लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे,
जहां रेप हुआ है, सरकार द्वारा या अदर अथॉरिटी द्वारा जो भी हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, उस अपराधी का मेडिकल परीक्षण करेगा। अन्यथा 16 किलोमीटर के अंतर्गत जहां ऐसा कार्य हुआ है, जहां ऐसा अपराध हुआ है, उसके 16 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रीकृत है, जब ऊपर वाला ये वाला मेडिकल प्रैक्टिशनर चिकित्सक उपलब्ध नहीं है तब, तो 16 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी जो रजिस्ट्रीकृत मेडिकल ऑफिसर है, वहां पर उप निरीक्षक की पंक्ति या उसके ऊपर के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने पर वो डॉक्टर करेगा। इस 16 किलोमीटर वाली लाइन याद रखना बस, ठीक है। चलो, ऐसा परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति के बिना किसी विलंब की परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएगी। बिना विलंब के वो तुरंत रिपोर्ट क्या करेगा, परीक्षण करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, अभियुक्त और उस व्यक्ति का जो उसे लाया था उसका नाम पता, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त की शरीर पर क्षति के निशान अगर कोई है, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री और वर्णन, उचित ब्यौरा, अन्य तात्विक विशिष्टियां। इतना लिखने के बाद, बड़े अच्छे से डिटेल में लिखने के बाद क्या करेगा, रिपोर्ट को संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। आपने पूरी जांच की, अच्छे से उसको डिस्कस किया, उसके बाद शॉर्ट में क्या कारण है आपकी इस रिपोर्ट में, जो कारण आप जो भी आप बता रहे हो, ठीक है, जो भी आप साक्ष्य देने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ इस जो है अभियुक्त के शरीर पर हमें ये चोट मिला है, इससे ये चीज साबित होती है, उसको शॉर्ट में बताओगे, क्योंकि जज साहब बैठ के पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। हमने देखा है कि बड़ी अगर रिपोर्ट है और तो हम कीवर्ड्स बताते हैं, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय, किस टाइम के बीच में आपने परीक्षा प्रारंभ की थी, कब समाप्त किया था, ठीक है। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। देखो, जो व्यक्ति अभियुक्त को लाया है उसको रिपोर्ट नहीं देनी है, बल्कि जो अभियुक्त जिस अपराध को किया था उसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उसको रिपोर्ट भेजेगा, ठीक है। जो धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उधरक्षा के खंडका में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग रूप में भेजा जाएगा। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं, फिर हम लोग इसके आगे कल देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम चैप्टर 4 से शुरू किया था, चैप्टर 4 सेक्शन 30 to 34 तक है, ठीक है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को कब सहायता दी जाएगी। 30 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां हैं, उसको वही शक्तियां होंगी जो उसको उस क्षेत्र में प्राप्त है। जनता का मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, तो जब पुलिस और मजिस्ट्रेट क्या करे, मांग करे, इसके लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो निगल भागा है या उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, कहीं पर शांति भंग हो रही है उसको रोकने के लिए, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्वंस होने से बचाने के लिए। 32 कहती है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास खड़ा है वारंट का निष्पादन करने के लिए या कर रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। कुछ अपराधों का सूचना का जनता के द्वारा दिया जाना 33 में था। 33 में हमने देखा था कि अगर किसी ऐसे अपराध का जो अजमानती है या संज्ञेय है और किसी व्यक्ति को ज्ञात है कि ऐसा अपराध हो रहा है या होने की आशंका है, वो उसकी जल्द से जल्द सूचना पुलिस को देगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेक्शन दिए हुए थे, जैसे हमने देखा था कि उसको पता है कि कहीं पर खाने वगैरह का क्या हो रहा है, मिश्रण चल रहा है। ग्राम के मामलों में संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट देना, जब ग्राम में कुछ अपराध हो रहा है। यहाँ इसमें जो हमको याद रखना था, ग्राम ऑफिसर की डेफिनेशन याद रखनी थी, जिसमें पंचायत का सदस्य या अन्य ऐसा नियुक्त सदस्य या इत्यादि आएगा, ठीक है। नौ सेक्शन 30 to 34 चैप्टर 4 था। अगला चैप्टर 5 जो सेक्शन 35 से प्रारंभ होता है, एंड आई थिंक ये बहुत लंबा चैप्टर था, हमने इसको बीच में छोड़ा है ना। कहां तक हमने किया है, 52 तक किया है, और ये है 62 तक,
ठीक है। सेक्शन 35 टू 62 तक है, जिसको हमने 52 तक किया हुआ है। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? 35 में दिया हुआ है, ठीक है। जब हमने और इसमें देखा था कि असंज्ञेय अपराध कर रहा है उसकी उपस्थिति इत्यादि में, तब गिरफ्तार कर सकेगी, ठीक है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य क्या है? तो हमने देखा था कि पूरा अपना आइडेंटिटी वगैरह दिखाएगा इत्यादि। 37 में पदावित पुलिस अधिकारी है। 38 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता को मिलने का अधिकार है, ठीक है। नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर भी गिरफ्तारी हो सकती है, 39 में है। 40 कहता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 41 है। 42 कहता है कि सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा अपने कार्य को करते समय अगर उनसे कोई रॉन्ग डूइंग हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो हमें कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की सहमति, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के बिना हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। अगर राज्य ने उनकी नियुक्ति की है तो हम 42 में 2 कहता है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की सहमति चाहिए थी। 43 कहता है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? तो अगर उस व्यक्ति ने खुद आत्मसमर्पण नहीं किया है, हम क्या करेंगे? उसको छूकर गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर महिला है तो महिला ऑफिसर की आवश्यकता है, और अगर रात्रि हो गई है, अति आवश्यकता नहीं है, तो हम रात्रि में गिरफ्तारी महिला की नहीं करेंगे, संध्या के बाद और संध्या से सूर्योदय से पहले। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, प्रवेश करके कर लेंगे। अनधिकारता में अपराधियों का पीछा करना संपूर्ण भारत में कहीं पर भी, ठीक है। 45 कहता है 46 कहता है अनावश्यक अवरोध नहीं करेंगे। 46(7) कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत का अधिकार की सूचना होगी। ओके। 48 कहता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में उसके नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। 49 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, अगर उसके शरीर पर कुछ आक्रामक आयुध है तो उसको भी हम ले लेंगे। और 51 52 हम पूछ रहे थे समान अभियुक्त के लिए चिकित्सा व्यवसायी से रिक्वेस्ट होगा, और 52 कहता है कि रेप के अभियुक्त की चिकित्सा व्यवसायी से परीक्षा कराना। प्रॉपरली जो यहाँ पे लोकल है, जो राज्य सरकार या द्वारा चिकित्सा व्यवसायी काम कर रहा है, अगर कोई ऐसा अफसर नहीं है तो 60 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी हो, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ओके।